नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां गोपी पंचायत के चांदपुर गांव में वन विभाग की कई बीघा जमीन पर कुछ दबंग लोग लगभग 20 साल से खेती कर रहे हैं। गांव के पूर्व प्रधान और नवनिर्मित प्रधान ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। गांव वालों ने कई बार जिला अधिकारी को इस बात की सूचना दी तो मुख्य विकास अधिकारी को जांच सौंप दी गई, लेकिन अभी तक जांच वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं सौंपी गई और कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। यूपी के अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। वन विभाग की जमीन पर कुछ दबंग कई पिछले सालों से खेती कर रहे हैं। प्रशासन की बड़ी लापरवाही से कहेंगे। खबर यूपी के अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर गोपी पंचायत के चांदपुर गांव में वन विभाग की जमीन पर कुछ दबंग जो लोग हैं वो कई सालों से खेती कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। गांव के पूर्व प्रधान और नवनिर्मित प्रधान ने अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। हालांकि शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। शिकायतों के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। गांव वालों ने कई बार जिलाधिकारी को इस बात की सूचना दी गई, लेकिन अभी मुख्य अधिकारियों को ये जांच नहीं सौंपी गई है। आपको बता दें, वरिष्ठ अधिकारियों को अभी जांच का जिम्मा नहीं सौंपा गया है और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इसे कहा जा सकता है, क्योंकि वन विभाग की जमीन पर दबंग जो हैं वो अब खेती कर रहे हैं। समस्या जी भूमाफियाओं की समस्या है, जो कि यहाँ पे 1500 के बीघा की तादाद में यहाँ पे भूमाफियाओं ने वन विभाग को काट के यहाँ पे उपजाऊ खेती कर रखी है। जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे धान की खेती खड़ी है, जिसमें सरकार द्वारा जो पेड़ लगाए गए थे कीकड़ के, तो उनको काट के इन लोगों ने अपना खेत बना रखा है। लेकिन हम लोगों ने शिकायत शासन प्रशासन से डीएम साहब के यहाँ पे और कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भूमाफियाओं का यहाँ पे कब्जा है और भूमाफिया भाजपा के नेता हैं दिग्गज। हमारे यहाँ की भूमि है और सब अन्य ग्राम समाज के लोग कहाँ कुछ जोते पड़े हुआ पकाबले हैं और कई बार मार चुट रह गई है, पर कुछ जमीन अभी खाली है कि ना है पाई। कितनी भूमि है? लगभग हुई 100 बीघा के लगभग। शिकायत करिए हमारे तो हम पट्टे से, हमारे पट्टे वन विभाग ने निरस्त कर दे कि तुम्हारे पट्टे निरस्त हैं और वो लोग काबिज हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के रायबरेली से निकलकर सामने आई है, जहां सूदखोरों के आतंक से परेशान होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। युवक ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट पर सूदखोरों का नाम लिख दिया था। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के रायबरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने फांसी लगा ली है। सूदखोरों का नाम सुसाइड नोट में लिखा गया है। यूपी के रायबरेली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस आत्महत्या के बाद परिजनों में मातम का माहौल है, मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सख्त कार्रवाई की मांग परिजनों द्वारा पुलिस से की गई है। खबर यूपी के रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां सूदखोरों के आतंक से परेशान होकर एक युवक ने मजबूरी में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक इतना परेशान हो चला था कि उसने फांसी लगाकर अपने जीवन को खत्म करना ही उचित समझा। परिजनों ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में अवगत कराया, पूरी घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया, जानकारी दी। युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें सूदखोरों का नाम मृतक युवक द्वारा लिखा गया था। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और युवकों की तलाश लगातार जारी है। मेरे भाई ने फांसी लगा ली। बहुत उसको कितने टाइम से ना उसको बहुत लोग टॉर्चर कर रहे थे कि बस मेरा पैसा दो, तुमने यहाँ वहाँ फंसाया, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, इतना पैसा है, मुझे पैसा दो वरना हम तुम्हारे खिलाफ रपट कर देंगे और ये कर देंगे। मेरा भाई बहुत डर गया था। मेरा भाई बहुत डर गया था। आज कुछ दिनों से घर पे भी ये कह रहे कि पैसा एक लोग दे रहे हैं, हो जाएगा तो निकाल लीजिएगा। पापा ने भी कहा कि चलो ये सब मैटर सॉल्व हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। यही बाहर है,
जमाल है, बाहर है, जमाल है, और ये माहिर है, और अरे ये अबरार है, और ये संदीप है। आज प्रातः मिल एरिया थाना के अंतर्गत काशीराम निवासी तौसीफ रजा जैदी पुत्र इकबाल रजा जैदी द्वारा आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। परिजनों की तहरीर पर एक अभियोग मिल एरिया थाना में पंजीकृत किया गया है। संदीप शुक्ला, जमाल, उस्मान और माहिर नामजद अभियुक्त हैं। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया पैसे के लेन देन को लेकर तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमरोहा में गंगा के तेज बहाव से बुलंदशहर को जोड़ने वाली गंगानगर पुल पर आवागमन अब बंद हो गया है। पुल के दोनों ओर बैरियर लगा दिए गए हैं। साथ ही गंगा किनारे बसे गांवों को अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। हमारे ये विधायक जी और आईडीएम साहब हमारे ये लोग अधिकारी आते रहे हैं और मतलब इन्होंने मतलब पूरी यहाँ पैरवी की, उनकी कार्रवाई नहीं सुनी है। पीडब्ल्यू वाले जो लोग हैं इन्होंने कही कि हम तो अपने इसको जाने बांध को, इन्होंने हाईवे भी नहीं रोका साहब। आज हाईवे भी कटा हुआ है गंगा जी में, और मतलब उसकी कतई भी जो मतलब कार्रवाई नहीं की है। इन्होंने कट्टे डलवाए हैं और कट्टे भी वो एक दो कट्टे पड़े हैं, तो वो भी मतलब गायब है वहाँ से। लागू पानी है, बेताब पानी है, वहाँ की कोई पता नहीं कितना पानी कितना नहीं है। ये जो गंगा नदी पे पुल बना है ये जनपद को सियाना तहसील बुलंदशहर से जोड़ता है। ये संपर्क मार्ग हमारे लिए बहुत अहम कड़ी है ट्रांसपोर्ट के लिए, आवागमन के बहुत महत्वपूर्ण साधन है। पूर्व में भी जैसे ही बरसात का सीजन शुरू हुआ, इसका जो अप्रोच रोड पर कटान शुरू हुआ तो तत्काल अधिशासी अभियंता को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने अवगत कराया। स्वयं जिलाधिकारी महोदय ने भी मौके पर इसका स्थलीय निरीक्षण किया, और विधायक जी हैं खड़गवंशी जी, वो भी कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। लोक निर्माण विभाग को बार बार कहा जाता रहा है कि इसकी सतर्क दृष्टि बनाए रखें, और जो भी काम उनके विभागीय प्रणाली के हिसाब से हो, उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसे पूर्ण करके रखें। उनके द्वारा कुछ स्तर पर एनआरसी इत्यादि तो काम हुआ है, लेकिन ठोस कार्य नहीं हुआ। ये हसनपुर तहसील के जैतोली ग्राम पंचायत का मजरा है गंगानगर। यहाँ पे पुल बना हुआ है जो हमारे सियाना बुलंदशहर को जोड़ता है, और ये 2013 में बना था पुल। अब पानी अधिक आने के कारण इसकी जो साइड में पत्थर कम होने की वजह से पानी ने घूम के इसको काट दिया है, कटान हुआ है। सुबह ही हमें 5:30 बजे सूचना मिली, गांव के लोगों ने हमको फ़ोन किया कि माननीय विधायक जी यहाँ पर पुल कट गया है। तो हमने डीएम साहब से बात करी, डीएम साहब भी मौके पर हैं, हम सब अधिकारी यहाँ हमारे आए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी इसमें पूरा काम करेगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया है। माननीय कैबिनेट मंत्री अपने जो जितेंद्र प्रसाद जी हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मैंने उनसे बात की है, तो उन्होंने भी पूरे नीचे बोला है सबसे कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि अगर ये हम जरा सी भी इसमें लापरवाही बरत देते और डीएम साहब हम सब मौके पर नहीं आते तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, और ये पुल काफ़ी दिन के बाद चालू होता। मगर अब हमें उम्मीद है पूरी, हम तमाम हमारे आला अधिकारियों से कि हम इसको शाम तक इस कटान को बंद कर लेंगे। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बरेली में गंगा महारानी की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। गंगा महारानी की विशाल शोभा यात्रा कल सुबह 11 बजे मलकपुर से शुरू होगी, आपको बता दें, और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरेगी। वहीं गंगा महारानी की शोभा यात्रा में असला तलवार नृत्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। अध्यक्ष सुमित सैनी ने लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। तो यूपी के बरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है और कल सुबह 11 बजे से शोभा यात्रा ये शुरू होनी है। गंगा महारानी की शोभा यात्रा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा। मलकपुर से शुरू होकर इलाके में विभिन्न स्थानों पर ये यात्रा पहुंचेगी और विभिन्न क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। असला तलवार नृत्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोगों में यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। यूपी के बरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर गंगा महारानी की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। असला तलवार नृत्य पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। अमन और चैन के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी इस दौरान सतर्क नजर आएगा।
यूपी के बरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर गंगा महारानी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 93 वर्षों से श्री गंगा महारानी विशाल शोभा यात्रा मोहल्ला मलकपुर से प्रारंभ हो रही है और कल 22 तारीख को फिर 93 वर्ष पार कर रही है। श्री गंगा महारानी विशाल शोभा यात्रा 11 बजे से प्रारंभ होगी और सिटी सब्जी मंडी, दलावाली मठिया, नवसत्यम प्रेस, किला, बड़ा बाजार, आलमगिरीगंज, सामदगंज, बरेली कॉलेज गेट से वापस बिहारीपुर डाल होते हुए गंगा मंदिर पर समापन होगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के अलीगढ़ से सामने आई है जहां बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर गोली मारकर एक युवक की हत्या को अंजाम दिया गया। यूपी के अलीगढ़ से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गोली मारकर एक बाइक सवार युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है और तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस तक पहुंचाई गई। उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और साथ ही उसे अस्पताल के लिए भेज दिया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और आगे की जांच पूरी गहनता के साथ शुरू कर दी गई है। यूपी के अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर एक युवक के गोली मारकर हत्या करने का मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां पर योगी सरकार के राज में आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर बात की जाती है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की बात की जाती है। तो यूपी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है कि सरेरा एक बाइक सवार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुट चुका है। यूपी के अलीगढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया और गोली मारकर मौत के घाट युवक को उतारा गया। हालांकि पूरे मामले की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया, उसको अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। लगभग 9 बजे के आसपास थाना महुआ खेड़ा पुलिस को सूचना मिली कि दारापुर रोड पे एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। मौके पे तुरंत सूचना पे पुलिस पहुंची तो जो बॉडी थी उसकी पहचान आस मोहम्मद निवासी हरदुआगंज के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया बॉडी पे बुलेट के इंजरी है और इसको और गहनता से इसकी जांच करने हेतु फील्ड यूनिट को बुलाया गया, जिसने इसका एग्जामिन किया और आसपास के जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट किया है। इसके परिजनों से बातचीत करने पर प्रथम दृष्टया रंजिशन मामला लग रहा है और इसमें तहरीर प्राप्त करके इसमें आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक में सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन जब तक बाइक सवार युवकों ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के रायबरेली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाइक सवार 3 युवकों को जो है दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर लगते ही जो तीनों बाइक सवार युवक हैं वो सड़क पर गिर गए। जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस को फ़ोन किया ताकि समय रहते युवकों को बचाया जा सके, और लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दुर्भाग्यवश उन्होंने पहले ही दम तोड़ दिया। इतना एम्बुलेंस पहुंचती, इतनी देर में एम्बुलेंस पहुंचती, उससे पहले ही युवकों ने दम तोड़ दिया। यूपी के रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बाइक सवार
3 युवकों की मौत एक दर्दनाक सड़क हादसे में हुई है। यूपी के रायबरेली की तस्वीरें हैं जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि टक्कर लगते ही तीनों बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन जब तक बाइक सवार युवकों ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा दिया है। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर से आपको रूबरू करा दे। दिल्ली में राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद से कई जगहों पर उनके समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने टप्पल थाने का घेराव किया। टप्पल थाने में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और राकेश टिकैत को छोड़ने की अपील की है। यूपी के अलीगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जगह जगह किसानों के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ से इसी कड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद से कई जगहों पर उनके समर्थकों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में यूपी के अलीगढ़ से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां पर किसान इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, राकेश टिकैत को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने टप्पल थाने का घेराव किया और टप्पल थाने में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और राकेश टिकैत को छोड़ने की अपील की है। आज हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय राकेश टिकैत जी दिल्ली जा रहे थे, तो उनको रास्ते में गाजीपुर बॉर्डर से जैसे ही वो दिल्ली की सीमा प्रवेश किया तो उनको वहाँ के जो नज़दीक का थाना है मंडावली, वहाँ के पुलिस ने उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, अपने थाने में बैठाया। उन्हीं के विरोध में कि उनके तुरंत रिहा किया जाए। पूरे प्रदेश में हर थाने पे भारतीय किसान यूनियन थाने का घेराव करे। उसी क्रम में हम यहाँ थाना टप्पल पर बैठे हुए हैं। हमारे और किसान साथी और आ रहे हैं और जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसकी अक्षर से पालन होगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के संभल से निकलकर सामने आई है जहां चंदौसी में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि निजी अस्पताल में महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया था। हालत बिगड़ने पर महिला को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन वहां से भी महिला को मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पता चला कि महिला की मौत काफी देर पहले ही हो चुकी थी। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे लड़के की बहू, मैंने कल ऑपरेशन कराया था मीनाक्षी अरविंद के यहाँ, तो मैं लेके गई थी इसे। मैंने कही भैया गारंटी भर लेना। बोली हाँ बेटा मैं गारंटी भर लूँगा, तुम्हारे बेटा को कुछ नहीं। मैंने ऑपरेशन हुआ कराया था। अब उसके बाद में 6 बजे तक 6:30 बजे तक बेहोश रही। 6:30 बजे तक बेहोश रहने के बाद में फिर हाथ पैर तो फेंक ही रही। अब उन्हें लगा दिया इंजेक्शन। जब 6:30 बजे हमने इंजेक्शन लगाया है उसी में उसका काम हो गया, ये हुआ है। एक महिला का ऑपरेशन हुआ है, पूर्ण बेहोश कर बेहोशी से होश में आने में जितना समय लगता है उससे पहले ही उन्होंने उसे पानी पिला दिया, जबकि उन्हें मना कर रखा था कि कुछ भी मुँह से नहीं देना। और उसके बाद उसने उल्टी करी, उल्टी उसके सांस के रास्ते में गई और उसको निकालने की भरसक कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद उसको पूरा साफ नहीं कर पाए और इस ढंग से एक्यूट इनहेलेशन निमोनाइटिस नहीं और उस एक्यूट इनहेलेशन निमोनाइटिस से दर्द। तो चलिए अगले खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद जगह जगह किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली में धरना देने जा रहे भाकियू कानपुर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र को पुलिस ने रोका, जिसके बाद नेकपुर चौरासी गुमटी पर किसान नेता ने धरना दिया। इसके साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए और राकेश टिकैत को छोड़ने की मांग की। देखिए टिकैत साहब जो जंतर मंतर पर जा रहे थे, उन्हें दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सभी हम लोगों को आदेश हुआ, संबंधित थाने पर सभी कार्यकर्ता अपने अपने थानों पर पहुंचे हैं।
हम लोग जो है अपने दरी बिछौना लेके अपने थाने पे धरना शुरू कर दिया गया है और अभी मैसेज आया है कि टिकैत साहब को सम्मान पूर्वक जो है रिहा कर दिया गया है। हम लोगों ने भी अपना धरना समाप्त कर दिया है। आज मामला है, दिल्ली की पुलिस ने टिकैत साहब को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके हम थाने में हर आदेश आया था कि थाने को घेर लो, तो थाने में कोतवाली में जा रहे थे तो यहीं में भाई कोतवाली बन गई। दोनों कोतवाली के इंस्पेक्टर दोनों यहीं पे मौजूद में फोर्स लिए, नहीं जाने दिया। मैं धरने पे ही बैठ गया। टिकैत साहब वहाँ दिल्ली में रिहा हो गए। बात चल रही है, जब संदेश आया जाएगा यहाँ से हम वापस हो जाएंगे। टिकैत साहब को भाई जब गरीब और मजदूर और किसान की बात टिकैत साहब उठा रहे हैं तो उनको पुलिस क्यों परेशान कर रही है, क्यों अरेस्ट कर रही है? अगर ऐसा होगा आगे की रणनीति बनेगी कलसल और हो सकता है कि आंदोलन पुनः जैसे दिल्ली में 13 महीने चला पुनः चले। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अयोध्या में रामलीला का आगाज 25 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन लक्ष्मण किला रामलीला मैदान पर विधि विधान पूर्वक संपन्न होगा। भूमि पूजन के दौरान संत महंतों सहित कई कलाकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रामनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला शुरू होगी, जिसमें फिल्मी जगत के कई नामचीन हस्तियां रामलीला के विभिन्न पात्रों पर अभिनय करते नजर आएंगे। रामलीला में माता सीता का रोल निभाऊंगी और मैं पिछले 7 सालों से एक थिएटर एक्टर हूँ और साइड बाय साइड मैं कैमरा भी करती हूँ, जिसमें मैंने वेब सीरीज़ करी है जैसे कि फील्स लाइक होम, अनसॉर्टेड, माई स्पेस और भी बहुत सारी मैंने वेब सीरीज़ करी हैं। और अभी मैं इसके बाद अयोध्या की रामलीला के बाद मैं एक वेब सीरीज़ करने बॉम्बे जा रही हूँ और इसके साथ साइड बाय साइड मैं थिएटर भी करती हूँ। थिएटर में मैंने महाभारत में किया है रोल और भी बहुत सारे फेलिसिटी थिएटर के शोज़ हैं जो मैं करती हूँ। इस बार खास हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया है। इस बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा व्यतीत होगा कि कोई 3D फिल्म चल रही है और बहुत भव्य मंचन होने वाला है। हम लोगों ने स्क्रीन्स का, लाइट्स का, साउंड का बहुत ज़्यादा इस बार हम लोगों ने ध्यान दिया है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बढ़ाई है और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी रामलीला अयोध्या जी में होने वाली है इस बार। जय श्री राम। अयोध्या की रामलीला ये तीसरा वर्ष है, बल्कि तीसरा वर्ष नहीं, मैं इसको बोलूँ ना चौथा वर्ष है तो गलत नहीं होगा। कोई 3 वर्ष से तो रामलीला हो रही है और हमने उससे पहले 6 महीने 7 महीने पहले तैयारियां शुरू कर दी थी और तीसरा वर्ष तो यानी कि पूरा कंप्लीट हुए हो गया है। पर मैं इसको 4 साल मान के चलता हूँ, क्योंकि ये 4 साल की मेहनत है। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला हुई आप सबके आशीर्वाद से। पहले साल 2020 में 16 करोड़ राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा। 2021 में 22 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान श्री प्रभु श्री राम की यह नगरी राम जन्मभूमि, यह राम जी की जन्मभूमि के साथ साथ रामलीला की भी जन्मभूमि है, रामचरितमानस की भी जन्मभूमि है। मनुष्य मात्र की यह जन्मभूमि अयोध्या है। राम जी सबके हैं, सर्वभूतो हिते रता। सारे प्राणियों में राम जी का वास है और रामम बिना का गतिम, राम जी का बिना मनुष्य मात्र की कोई गति नहीं है। इसलिए यह 3य वर्ष रामलीला होने जा रही है। 2 वर्ष कोरोना काल में भी रामलीला हुई और अयोध्या की रामलीला यह संदेश करीब विश्व भर में जा रही है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कृषि विभाग भी अपने कर्मचारियों और किसान भाइयों के बीच देश प्रेम से ओतप्रोत होकर अभियान मनाने जा रहा है। कृषि उपनिदेशक अशोक उपाध्याय ने हमारे संवाददाता वीरेंद्र गुप्ता से बातचीत के दौरान बताया कि 25,000 झंडे किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति अपने घर तिरंगा फहरा सके। टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचा जनपद मिर्जापुर का हर एक बंदा अति उत्साहित है। दरअसल आजादी का 75वां वर्ष
बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और सिर्फ पब्लिक डोमेन में ही नहीं बल्कि तमाम सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के अलावा आज हम मौजूद हैं डीडी उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय जी के पास और हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर झंडा योजना या हर घर झंडा अभियान को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या संदेश है। सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग जो है झंडा 25,000 झंडा जो किसानों में हम वितरित कर रहे हैं और ये हम पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाएंगे और ऑफिस को भी हम अपना उसी तरीके से उसी के अनुरूप सजाएंगे और हर घर झंडा की योजना में हम अपने कर्मचारियों को, अपने किसान भाइयों को, सभी लोगों को हम सम्मिलित कर रहे हैं कि एक देशभक्ति की भावना सब में जगे और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाएं। जी, और तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे और क्या अमृत योजना के तहत और भी किसानों के हित को भी सरकार इससे जोड़ रही है, रिलेटेड कर रही है, क्या संदेश है बाकी? हाँ, अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी हम लोग ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियां करा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय की बाढ़ और सूखे के बीच की स्थिति बनी हुई है, तो इन गोष्ठियों के माध्यम से किसान भाइयों को वैज्ञानिकों के द्वारा ये राय दी जाएगी कि अगर मौसम खराब होगा तो हम किन प्रजातियों का और लेंगे और यदि बाढ़ आती है तो क्या लेंगे। इस तरीके से उनको अवेयर किया जाएगा। ये हम अभी पूरे अपने 12 ब्लॉकों में ये गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं अमृत महोत्सव के अंतर्गत। इसके अलावा जो है समय समय पर हमारे यहाँ किसान दिवस इत्यादि होते रहते हैं, जिसमें भी हम लोग किसानों की समस्याओं को ले रहे हैं और उनको संबंधित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उसका निराकरण भी करा रहे हैं। तो अमृत महोत्सव में जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उसके अंतर्गत हम जागरूकता पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो आपने देखा कि चूंकि कृषि प्रधान देश तो है ही और जनपद मिर्जापुर में भी तमाम ऐसे कृषक हैं जो इस बार खेतों के बीच अपने घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज बहुत ही सम्मान के साथ फहराने जा रहे हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।